Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing responsibility accounting, a topic responsible accounting or responsibility accounting in financial accounting. What is meant by accounting, responsibility accounting? Responsibility accounting is a method of accounting in which costs are identified with persons assigned to their control rather than the products or function. This definition was given by Eric Kohler. वही कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऐसा मेथड है जिसके अंदर कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट और फंक्शन की वजह से नहीं होती, वो उसकी जो पर्सन उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड सो दैट ईच पर्सन नो देयर रोल. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है उसको इतना क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क इस तरह से क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए और ड्यूटीज प्रॉपर्ली डेलीगेटेड होने चाहिए कि हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है और उसकी पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसका रोल क्या डेलीगेट हुआ है. फिर कहता है कि द एक्सटेंट एंड लिमिट ऑफ फंक्शनल कंट्रोल मस्ट बी डिटरमाइंड. Responsible individual must be served with their regular performance reports. Every item should be responsibility of some individuals within the organization. इन्हें कहते हैं कि जो responsible individuals हैं, they must be served with their regular performance reports. Every items should be responsibility of some individual within the organization. यानी कोई भी चीज़ है वो हर किसी न किसी बंदे की जिम्मेदारी होनी चाहिए. कोई भी चीज़ को हम मतलब लेफ्ट साइड नहीं कर सकते. Few benefits of responsibility accounting are stated कि हम responsibility accounting के क्या advantages या क्या merits हो सकते हैं या क्या benefit ये provide करती है, हमें क्यों responsibility accounting को follow करना चाहिए. It necessitates the need of clearly defining and communicating the corporate objective and individual goals. It compels management to set realistic plans and budgets. Exception reporting built it into a fully developed responsibility accounting system enables managers to concentrate on key issues which need their attention. It provides as a system of closer control. यानी को ये कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो उसमें ज़रूरी होता है कि जो क्लियरली डिफाइंड कम्युनिकेटिंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और उनकी ज़रूरत क्यों है ये भी डिफाइन होना चाहिए. फिर इंडिविजुअल गोल्स की भी ज़रूरत जो है उसको क्यों पड़ती है, क्यों डिफाइन करने की ज़रूरत है और उसको क्यों क्लियरली स्टेट करने की ज़रूरत है और उसको कैसे फुलफिल करना है, ये भी इसके अंदर आता है. फिर ये कहता है कि ये मैनेजमेंट को एड करती है, हेल्प करती है कि वो अपने रियलिस्टिक प्लानिंग कर सकें और उसके साथ बजटिंग भी प्रॉपरली कर सकें और उसकी एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली कर सकें. फिर ये कहता है कि जी इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ क्लोजर कंट्रोल. यानी कि हम जब इसकी बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं और अकाउंट कर रहे हैं कि अकाउंट फॉर कर रहे हैं कि जी आप यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क और इसमें कुछ भी हुआ एंड यू विल बी क्वेश्चनेबल फॉर दिस अनफुलफिलमेंट ऑफ द टास्क और अनफुलफिलमेंट ऑफ द वर्क ऑपरेशन. तो ये कहता है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि इट प्रोवाइड सिस्टम ऑफ क्लोजर कंट्रोल. यानी बहुत क्लियर और क्लोजर कंट्रोल की तरफ ये हमें एक ऐसा सिस्टम देता है जिसके अंदर क्लोजर, जिसके अंदर आपके पास इतने स्ट्रॉन्गर चेक्स होते हैं कि आप अपना कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त उस पर कर सकते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड. आप सबसे पहले ये करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, उसके अंदर एक क्लस्टर्स बना देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर दें कि दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड विच जो है वहां से वो अपना वर्क ऑपरेशन करेंगे और सारी चीजें डिफाइन और टास्क डिफाइन करेंगे. फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफाइंड. अकाउंटिंग systems that can accumulate information by areas of responsibility is specified. Performance reports are prepared to provide information to those who will use them. Controllable and non-controllable activities at various level of responsibilities are specified.
वो कहते हैं जी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना दिया आपने। फिर ये किया, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आपने रिस्पॉन्सिबल कर दिया और उनको कहा कि जी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस दिस टास्क। फिर वो कहता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं वो कम्युनिकेट, वो अपनी जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं जहां जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज की, कि आपने जो जो एरियाज को आइडेंटिफाई किया था उनको हेल्ड रिस्पॉन्सिबल किया था कि आप अपने टास्क को डिफाइन करें और ये यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टास्क विच इज डिफाइंड। फिर अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो एक्यूमुलेट करता है इंफॉर्मेशन बाय एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको डेलीगेट की हैं उसके हिसाब से उनकी जो है क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन हैं जो उनकी वर्क की और उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो उसको इकट्ठा करता है। फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड की जाती हैं कि कहाँ से वो प्रिपेयर की जाएंगी, जो अकाउंटिंग सिस्टम ने इंफॉर्मेशन ली होती है। फिर आप कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल एक्टिविटीज चेक करते हैं और उनको आप ठीक करते हैं एट वेरियस लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर स्पेसिफाइड। यानी कि जहां जिस जिस लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेसिफाई की गई थी वहाँ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल एक्टिविटीज को भी आप चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। अब हम एक होलोग्राम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का। आप चार्ट भी देखेंगे, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि टॉप में आपकी कंपनी है। ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका एक हेड बना दिया जी, कंपनी है, ये कंपनी कर रही है, क्या कर रही है ये, उसने एक इसका टास्क है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, उसने उसको गैदर करना है, कैसे करना है। उसने फिर आगे उसके 3 डिवीजन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। डिवीजन ए जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, डिवीजन बी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और डिवीजन सी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अच्छा, अब हमने इसमें से ये 3 उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना दिए, अब हम पिक कर रहे हैं डिवीजन बी को। अब बी का जो प्रॉफिट है वो कैसे है कि जी उसने पहले आप ओवरऑल सेल्स लेंगे, फिर आप उसकी प्रोडक्शन लेंगे, फिर आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, वहाँ की आप प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लेंगे, सेल्स से कट करके वो सारी आप उसकी जो है वो उसे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर से भी सेल्स को निकालना चाहते हैं कि जी हम ऐसा करते हैं, हम प्रोडक्शन लाइन से नहीं लेते, हम सेल को पिक कर लेते हैं। अब सेल के अंदर क्या होगा कि आपका ए सेगमेंट है, बी सेगमेंट है, सी सेगमेंट है, ये सी सेगमेंट है। यानी आपकी प्रोडक्ट लाइन ए है, प्रोडक्ट लाइन बी है, प्रोडक्ट लाइन सी है। यानी एक शैम्पू हो सकती है, एक सोप हो सकती है और एक कंडीशनर हो सकती है। हम 3 बातें हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो फिर उसमें ये देखते हैं कि ए ने क्या कंट्रीब्यूट किया सेल की तरफ, बी ने क्या किया, सी ने क्या किया। जाहिर बात है सारे इकट्ठे तो नहीं कर रहे थे, एक सेगमेंट ज्यादा करेगा, एक सेगमेंट कम करेगा। तो वहां से फिर हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जी शैम्पूज ने हमें क्या सेल जनरेट की, हमारी कंडीशनर्स की क्या थी और हमारे सोप्स की क्या थी। ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। अब इसके अंदर हम इसको हमने बनाया जी, सेगमेंट भी बना लिए, ड्यूटीज भी दे दी और सारी चीजें बना दी। अब वो जो सेंटर्स आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए थे वो रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, उनका रिपोर्टिंग क्राइटेरिया कैसे होगा और किन किन चीजों को हम एवेल्युएट करेंगे उनकी रिपोर्ट्स में। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग इज एन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम which is directed towards controlling cost according to responsibility centers। यानी जो जो आपने responsibility centers बनाए थे, अगर हम पिछली एग्जांपल देखें कि हम जो हमने कॉस्ट के सेगमेंट बनाए थे, जैसे शैम्पूज था, सोप्स था, वो था और थर्ड हमारा था कंडीशनर्स था। हम उसमें से शैम्पू को पिक करते हैं और हम कहते हैं कि जी आप बताएं आपने अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया, सेल को कैसे बूस्ट किया और उसमें से आपने प्रॉफिट जनरेशन कैसे की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास शटडाउन और ले ऑफ आ रहे थे जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और वो आपका प्रॉफिट को इन द एंड जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसे डाउन कर रही है। तो वो इस तरह से है। It involves in defining and grouping of responsibilities within an organization structure, determination and assignment of cost to appropriate level of activities, and strong emphasis on controllability। यानी इसके साथ ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग जब भी कर रहे होंगे तो आप उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड है उन्हें बताएंगे, डिटर्मिनेशन एंड असाइंड ऑफ कॉस्ट टू अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। फिर आप कॉस्ट बताएंगे उसको एसोसिएट करने की। ये बेसिकली इसमें आपकी कॉस्ट ऐड होती है। जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लस्टर्स बनाएंगे तो वहाँ जो भी उस डिपार्टमेंट को देख रहा होगा, कर रहा होगा, आपने एक तरह से वहाँ पे मैनेजर बना दिया या आपने वहाँ पे इंचार्ज बना दिया, एक आपने बंदा अलग से उसको आपने टास्क दे दिया। तो ये वहां से वो फिर ये है कि कॉस्ट टू अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्टिविटीज, वो उसका काम ये है कि सारी कॉस्टिंग करेगा और कंट्रोल कंट्रोल करेगा उसे। यानी कि अब कंट्रोल क्या करेगा, अब वो अपने जो रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन के लिए उसको इनपुट चाहिए
वो अपना रॉ मटेरियल शॉर्ट नहीं होने देगा कि उसकी वजह से प्रोडक्शन सफर करे। अपनी लेबर के जो उसका साइकिल है उसको मेंटेन करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गैप आ जाए और उसकी प्रोडक्शन रुक रही हो। फिर यह है कि मशीनरीज को मतलब उसने सिस्टम डेवलप करेगा कि अपनी मशीनरीज को जो है अलाइन किया होगा कि एक के बाद एक को उसकी मेंटेनेंस करा रहा होगा ताकि उसके पास शटडाउन्स ना आए और उसकी प्रोडक्शन सफर ना हो जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर आती हैं। अब एक प्रोफार्मा आपको डिस्प्ले किया है जिसके अंदर एक चार्ट आपको जिस प्रोफार्मा चार्ट आपको डिस्प्ले किया है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग का एक ओवरव्यू है। अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू रिपोर्ट इज गिवन बिलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बना दी जी, एक तरफ डिपार्टमेंट बना दिया, एक तरफ मंथ बता दिया और उसका आप डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। फोरमैन इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा। फिर आप ये बताएंगे कि प्रोडक्शन इन यूनिट्स आपने कितने यूनिट बनाए, बजटेड आपने क्या एस्टिमेट किए थे, एक्चुअल क्या बन रहे थे और इसमें वेरिएंस कितना आया। मतलब अगर आपने 100 बजट आपने कहा था कि हम 100 प्रोडक्ट हम ये नंबर ऑफ यूनिट्स हम प्रोडक्शन हमने ये किया है हमारे से कि हमने 90 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। हमने 100 का टारगेट किया था, एक्चुअल 90 है, 10 की वेरिएंस आ गई है। टारगेट 9 का किया था, बंद हमने 11 दिए है, हमारी वेरिएंस फेवरेबल आ गई, हम ऊपर चले गए, यानी हमारे पास जो थी वो प्रोडक्शन सफर नहीं हुई। अब कॉस्ट कंट्रोलेबल कहाँ कहाँ से हम किस किस सेगमेंट से अपनी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट कंट्रोल करते हैं हम मटेरियल से, कि हम जी मटेरियल को जो है उसकी परचेज में हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व उसमें विजिलेंट हो, हम महंगा ना ले रहे हों, हम अपने प्रोडक्शन के हिसाब से हम उसको बिफोर टाइम मंगवा रहे हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप फौरी तौर पे मंगवाते हैं, चीज़ आपको महंगी मिलती है, आप बिफोर टाइम मंगवाते हैं आपको सस्ती मिलती है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। यानी फिर हम ये देखते हैं कि हमने मटेरियल की कॉस्ट क्या हमने एस्टिमेट की थी, हमें एक्चुअल क्या आ रही है और हमें क्या इसमें वेरिएंस डिफरेंस क्या आ रहा है। इसी तरह लेबर के अंदर कि जी हमारे पास सीजन में ये था कि जी हमारे पास हमने टारगेट किया था कि हम 1 लाख रुपए अपना डायरेक्ट लेबर का जो है कॉस्ट हमने लिखी है, लेकिन क्या हुआ जी हमें 1,20,000 रुपए देनी पड़ी। वो 20,000 का डिफरेंस क्यों आया? हो सकता है आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई हो सकता है आपके एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए हो, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज लाने पड़ गए हो सकता है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बना दिया, मतलब 20, 30, 40, 50 यूनिट फालतू बना दिए, उस फालतू यूनिट्स बनने की लेबर कॉस्ट की वजह से बढ़ रही हो, तो ये सारी चीजें उसमें आएगी। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल जो यूज हो रहा है उसकी अंदर उसकी कॉस्ट क्या आपने टारगेट की थी, आपकी एक्चुअल क्या है, डिफरेंस क्या है। फिर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है जी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपने क्या कहा कि हमने कहा जी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट 100 है लेकिन एक्चुअली 60 आई, इट मीन्स कि 40 रुपए बच गए। एक सूरत ये हो सकती है कि जी आपने मेंटेनेंस कॉस्ट को बजट किया था कि 100 रुपए आनी चाहिए हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी कॉस्ट आ गई 150 रुपए, 50 रुपए आपके एक्सेस चले गए, तो ये आपकी वेरिएंस में आएगा 50। फिर आप उसके रिमार्क्स लिखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कि जी वो फर्ज करें कि जी मशीन का पार्ट शॉर्ट था, हमें उसको मंगवाना पड़ा, या हमारी प्रोडक्शन लाइन में गैप को हमने प्रोडक्शन को जो था स्ट्रीमलाइन रखने के लिए ये हुआ कि जैसी मशीन खराब हुई हमने कार्गो करवा लिया, हमने उसको एयर शिप करवा लिया पार्ट को, ताकि हमें ज़्यादा दिन शट डाउन ना करना पड़े। तो ये सारी उसकी मेंटेनेंस और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें जिसमें वो आपकी डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का हमने पढ़ा था कि जी एक तो ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, लेकिन ये होता है कि हम हर चीज़ को जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से उसको हम उसकी वैल्यू डाउन करते जाते हैं। फिर बिल्डिंग की मेंटेनेंस जो है वो जो है नॉन कंट्रोलेबल होती है, कि आपकी बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो आपकी आप उसको हम उसको फोर्स ही नहीं कर सकते। बिल्डिंग आपकी ठीक खड़ी है, आपने कहा जी हमारी बिल्डिंग ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हमको एस्टिमेशन करें। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि कहीं से आपकी बिल्डिंग में कोई क्रैक आता है या किसी जॉल्ट की वजह से यानी जल्जले की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है और आपकी उसमें दरारें आ जाती हैं बिल्डिंग में, तो उसकी आपको एक्सेस कॉस्ट पड़ जाती है जो आपको भरनी भरनी है, उसमें आपने जो है वो नॉन कंट्रोलेबल है। और अदर हो सकती है कॉस्ट कि आपकी कोई ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है, कोई आपके फर्ज करें कि कोई डैमेज हो जाता है, फ्लड आ जाता है, उससे डैमेजेस आ हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो हैं। तो इसमें ये होता है कि हम जो हमारी टोटल कंट्रोलेबल कॉस्ट है उसको हमने ए टारगेट कर लिया और टोटल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जो है उसको बी कर लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और हर चीज़ की वेरिएंस के आगे हम यहाँ पे अब आप ये देखें कि ये एक्चुअल है, टारगेट स्लाइड चेंज होगी उसको आप देख लीजिएगा कि उसमें एक तरफ एक्चुअल है
एक तरफ आपकी बजटेड है, एक तरफ एक्चुअल है, और उसके बाद उसकी वेरिएंस है। उस वेरिएंस का आपने रिमार्क देना है कि जी ये ज्यादा क्यों हुई और कम क्यों हुई। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कहते हैं जी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे होते हैं कि उनके अंदर किन फैक्टर्स को आपको जो है ना मद्देनजर रखना जरूरी होते हैं, जिसको आप लिस्ट नहीं कर सकते। ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो आप जो है एक रिपोर्ट का जिसे लाजिम व मलजूम हिस्सा है कि इसके बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बन सकती। वो फैक्टर्स क्या है? द रिपोर्ट शुड इंक्लूड कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिपोर्ट के अंदर उसके कॉस्ट जो एक्चुअली आ रही होती है उसके एक्चुअली कॉस्ट को स्टेट करना जरूरी होता है। डिस्टिंग्विश इनटू कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। कॉस्ट दो तरह की है, हमने पढ़ा, एक कंट्रोलेबल थी, एक नॉन कंट्रोलेबल थी। डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोलेबली रिलेटिंग टू कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन और जॉइंट कॉस्ट pertaining to various responsibility centers should be allocated. Variance should be highlighted between the cost incurred and budgeted cost of purpose of comparison to take remedial measure for adverse variance. Remarks की बात यहाँ पे वो कर रहा है, वो ये कहता है यहाँ पे ये रिमार्क्स जो आपने बजटेड थी और आपकी एक्चुअल थी उसके अंदर अगर तो बहुत ज़्यादा फर्क है तो उसकी वो रेमेडी होनी चाहिए कि जी क्यों आया और क्यों हमें एक्सेस करना पड़ा है, वो बड़ा ज़रूरी होता है ताकि कल को इस किस्म की प्रॉब्लम से बचा जा सके। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो कह रहा है, कॉस्ट सेंटर्स की बात कर रहा है। सेंटर्स ऑफ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हम जो कंट्रोल सेंटर्स क्या हो सकते हैं, कहाँ से हम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन कॉस्ट allocation and profit measuring, managerial unit are classified into cost centers, revenue centers, profit centers and investment centers. ठीक है, इन सेंटर से हम अपनी जो है कॉस्ट और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब कर सकते हैं। रेवेन्यू सेंटर्स में रेवेन्यूज बचा के, कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट कम करके, प्रॉफिट सेंटर में प्रॉफिटेबिलिटी देखें, इन्वेस्टमेंट सेंटर में ये है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा हो, अर्ली रिटर्न मिल रहा हो और आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक ना हो रही हो। कॉस्ट सेंटर की बात करते हैं। कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन फंक्शन ऑफ आइटम ऑफ इक्विप्ड इन रिस्पेक्ट of which cost may be ascertained and related to cost unit of control purpose. It is defined in official terminology as production or service function, activity or item of equipment whose cost may be attributed to cost unit. ठीक है। From functional point of view, a cost center may be of any of the following: production cost center, service cost center, manufacturing center। यानी कॉस्ट सेंटर के अंदर ये है कि एक्चुअली क्या कॉस्ट आ रही है उस चीज को बनाने की, उस सर्विस को प्रोवाइड करने की या उसको प्रोड्यूस करने की। रेवेन्यू सेंटर्स की बात करें, रेवेन्यू सेंटर इज अ सेंटर डिवोटेड टू रेजिंग रेवेन्यू विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन। यानी कि ये रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एरिया है, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एरिया है, ये आपका सेल्स और सेंटर होता है, इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका ताल्लुक ये होता है कि इसने प्रोडक्ट बेचनी है और आपको अर्न करके देना है। जो कॉस्ट सेंटर्स हैं उनका काम ये होता है कि उन्होंने मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना है और आपको पैसे बचा कर देने हैं, सस्ती प्रोडक्ट देनी है। रेवेन्यू वालों ने ये करना है कि आप इस सस्ती प्रोडक्ट को अच्छी प्राइस में बेचना है और उसका आपने टर्नओवर ज़्यादा करना है ताकि आपकी सेल्स बूस्ट हो और आपको रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। It is responsibility center. Revenue center is the responsibility center in which manager is only held responsible for the level of revenues or outputs of a center as a measured in monetary terms, but not responsibility for the cost of the goods and services at the center sells. तो उसमें कॉस्ट इसका रिलेटेड नहीं है, इसको तो ये है कि उसने जो है बेचा क्या है और कितने कमा कर लाया, रेवेन्यू जनरेट किया। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। RC is a unit, responsibility is a unit function of an organization headed by a manager having a direct responsibility for its performance, जिसमें मैनेजर जो है डायरेक्ट हेड है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। Responsibility center is personalized group of cost center under the control of a responsible individual. Under a responsibility center approach, the accounting system generate information on the basis of managerial responsibility, allowing that information to be used directly in motivating and controlling each manager action in charge of responsibility center। यानी जो भी responsibility center का इंचार्ज है वो अपनी accountability अपनी उसका directly held responsible है अपनी उस डिपार्टमेंट का, अपने सेंटर का, कि जी जो भी मसला आएगा ही इज अकाउंटेबल, ही इज हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दैट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट सेंटर की, ये जो चौथा डिपार्टमेंट था। प्रॉफिट सेंटर इज एनी सब यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
to which both revenues and costs are assigned, so the profitability of the सब यूनिट में भी measured। यानी आपका ये जो ये डिपार्टमेंट है इसका काम ये होगा, इसने प्रोडक्शन से कॉस्ट आपकी बेसिकली आपने कॉस्ट उठाई, प्रोडक्ट कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट उठाई, और आप उसने फिर सेल्स की, और फिर उससे जो है उनका ऐड बैक करके सेल्स से अपनी आपने अपनी वो निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपने प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया। Necessity to have units of the organization to which both revenue and cost can be separately attributed. Managers of profit centers should be responsible for revenues as well as cost, which implies that there should be such sufficient decentralization of authority within the company to permit profit centers manager to make decisions about selling prices and output level of those prices। अच्छा, ये जो सेंटर है, इस सेंटर की में ये है कि इसके अंदर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो पॉलिसीज है उसे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉस्ट सेंटर की, ये डिपार्टमेंट जो है ये बार्गेन्स करके आपको इनपुट सस्ती दे सकता है मटेरियल्स की, तो वहां से आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, या फिर आपको असिस्ट कर सकता है सेल्स में कि इसकी सेलिंग प्राइस मार्केट सर्वे करके कि क्या होनी चाहिए और हम वहां से किस तरह इसको हम कर सकते हैं, और किस वक्त हमें प्राइस इंक्रीज करनी है, किस वक्त इंसेंटिव देने हैं, किस वक्त हमने जो है सेल्स इंसेंटिव दे के प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है। अब इंसेंटिव्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि इट मोटिवेट मैनेजर्स टू परफॉर्म वेल इन द एरियाज दे कंट्रोल, यानी मैनेजर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं कि वो परफॉर्म करें और अपने जो है एनुअल जो रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर अपनी एफिशिएंसीज और उसकी जो है वर्क परफॉर्मेंस उसको बूस्ट करें, और उससे फिर ये है कि एंड द एंड कंपनी से रिवॉर्ड लें। इट एनकरेज इनिशिएटिव्स, आपके जो भी इनिशिएटिव लेते हैं उसे एनकरेज किया जाता है। इट यूजेस डिविजनल मैनेजर स्पेशलाइज मार्केट नॉलेज, यानी जो भी इस सेगमेंट का डिवीजन का इंचार्ज होता है उससे हमें करंट मार्केट की नॉलेज अप टू डेट मिल रही होती है। गिव लोकल मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग ट्रेड ऑफ्स, लोकल मैनेजर्स जो हैं आपको बेस्ट ट्रेड पॉलिसीज और जो मार्केट हैपनिंग होती है वो दे रहा होता है, और ये जो हमारे फ्यूचर मैनेजर्स होते हैं उनको डेवलप करने में ये बड़ा की इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सेंटर्स। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इट कंफ्यूज डिवीजन रिजल्ट विद मैनेजर्स परफॉर्मेंस, यानी अगर आपका डिवीजन हेड या आपका मैनेजर या आपका डिवीजन में एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन है और प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है मैनेजर की, जिससे वो फिर ही इज हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दैट। इट ओवर एम्फसाइज ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट रिस्क मिस्टेक्स एंड डिवीजन मैनेजर विच टॉप मैनेजर माइट अवॉइड, जो है रिस्क बहुत लेने पड़ते हैं डिविजन मैनेजर्स को। जाहिर बात है जब आपकी मार्केट में रैपिड चेंजेस आ रही होती हैं तो आपको रैपिड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बार और हार्डकोर डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि बाजू का टॉप मैनेजमेंट जो है वो डर रही होती है लेने से। हार्ड टू अरेंज गोल फॉर कंग्रुएंस, कॉम्प्लिकेटेड बाय ट्रांसफर प्राइस प्रॉब्लम्स, यानी प्राइसिंग का भी इशू हो सकता है, आप प्राइस बढ़ा देते हैं सेल ड्रॉप हो सकती है, बहुत सारे इसमें डिसएडवांटेजेस बहरहाल आ सकते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैनेजर की स्किल है कि वो उसको कैसे कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर की। इन्वेस्टमेंट सेंटर वेयर आर दोज वेयर अ डिविजनल मैनेजर of a company is allowed some discretion about the amount of investment undertaken by a division. Assessment of result by profit alone in clearly inadequate, यानी कि आप उसको थोड़े से फंड साइन कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये आप इसको कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करें और उससे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि आपको उसके अर्ली रिटर्न्स मिलें, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। तो फॉर दिस रीजन परफॉर्मेंस इज, जो इसकी परफॉर्मेंस आप एवेल्युएट करेंगे प्रॉफिट्स की इन्वेस्टमेंट सेंटर्स की, वो करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल, कि आपने क्या दिया था और उस पर आपने क्या रिटर्न मिल रहा है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई भी कहते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया क्या, और रेजिडुअल इनकम, कि आपके पास इनकम क्या बच रही है इन्वेस्टमेंट के बाद। फार्मूलाज इसके होते हैं कि सेल्स में से आप इन्वेस्टेड कैपिटल निकाल के नेट इनकम को जो है सेल से डिवाइड कर देते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, और कैपिटल टर्नओवर इनटू परसेंटेज मार्जिन और सेल, आपको आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है कि आपका टर्नओवर क्या आया, कि आपने मतलब आप अपनी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो शीट्स हैं उसमें से आप देख सकते हैं कि आपने इन्वेस्ट क्या किया और आपने उसमें अर्न क्या किया, और आपका परसेंटेज ऑफ मार्जिन क्या था और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, या आपने रिटर्न ऑन कैपिटल निकालना है तो आपने क्या उसमें इन्वेस्ट किया था और आपने क्या उसमें कमाया है।
कॉस्ट सेंटर्स में द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज एग्जांपल ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, कि आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो लेबर के लिए, आपके लिए स्किल्ड लेबर ढूंढता है, एफिशिएंट लेबर ढूंढता है और रेट नेगोशिएट करता है और उसके हिसाब से उन्हें मैनेज करता है कॉस्ट को। प्रॉफिट सेंटर में है इंडिविजुअल फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन लार्ज चेन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स जो हैं वो थीम पार्क हो सकता है, एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये बड़ी अच्छी इसकी एग्जांपल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हैव फ्यू स्टेप्स विच नीड टू बी कंसिडर्ड। इसमें है कि आइडेंटिफाई ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आप करें, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करें, डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को करें। अपनी जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ये होता है, सेंट्रलाइज जो होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में आप अपनी अथॉरिटीज और पावर्स जो हैं वो डेलीगेट कर देते हैं। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर जो है वो वन वे प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले रही होती है और वो कम्युनिकेट कर रही होती है, और लोअर मैनेजमेंट को उसमें जो है डिसीजन मेकिंग में और सजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करना होता है, और कोई वो दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और गिव सजेशन ऑन दैट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में वो आपको पावर्स डेलीगेट करते हैं, टू वे प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन शेयर होती हैं, आपकी ओपिनियंस शेयर होती हैं, आपकी सजेशन शेयर होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें ये होता है कि आपको जब अथॉरिटी दी जाती है तो यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अथॉरिटी। एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस एवोल्यूशन क्राइटेरिया, आप परफॉर्मेंस एवोल्यूशन क्राइटेरिया बनाते हैं। इलेक्टिंग कॉस्ट ऑफ एलोकेशन बेसिस, आप कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको उसके हिसाब से एलोकेट कर रहे होते हैं। द मेन रोल और कंट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है कि जी डिसेंट्रलाइजेशन है, आप अपनी जो है द ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर मैनेजेबल, कि आपको डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का फायदा ये होता है कि आप जो इश्यूज आ रहे होते हैं उसे इमीडिएटली एड्रेस कर देते हैं। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में ये होता है कि वो ऊपर जाते हैं, टाइम टेमिंग प्रोसेस होता है, बाजू का टॉप मैनेजमेंट में टाइम होता है नहीं होता, वो उसके हिसाब से कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में कहता है द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड प्रेजेंट periodically, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट मोटिवेशन होती है इसमें, जॉब बिकम मोर चैलेंजिंग फॉर द एम्प्लॉयज एंड मोटिवेट देम फॉर देयर फुल पोटेंशियल। Transfer pricing, product or service of one division or unit can be transferred to another division within the same organization. Drop or continue decision, saving the cost exceed the foregone revenue, the center can be discontinued. ये भी देखा जा सकता है कि जी आपकी 5 या 6 प्रोडक्ट लाइन है और एक प्रोडक्ट लाइन जो है वो हैवी बर्डन होती जा रही है और वो नहीं करी, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं या उसको मर्ज कर सकते हैं किसी दूसरे सेक्टर के साथ। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मेन एडवांटेज। एक्सटेंट ऑफ मैनेजर कंट्रोल इन कॉस्ट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट में सेंटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉस्ट ओनली कंट्रोलेबल कॉस्ट आइटम को करता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, आप सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपका मटेरियल की और लेबर की और बाकी चीज़ों को देख सकते हैं, वेरियस एनालिसिस कर सकते हैं, एफिशिएंसी एनालिसिस कर सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर वाले क्या करेंगे, कॉस्ट को देखेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे, प्राइस सेल प्राइसिंग को प्राइस की आइडेंटिफाई करेंगे, टर्नओवर देखेंगे, उसका आउटपुट वॉल्यूम्स देखेंगे और उसको आप कैसे मेजर करेंगे अपनी प्रॉफिट्स के साथ। इन्वेस्टमेंट सेंटर्स क्या देखते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट देखते हैं, सेल प्राइस देखते हैं, आउटपुट वॉल्यूम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं इन फिक्स एंड करंट एसेट्स, और उसको हम चेक कैसे करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, रेजिडुअल इनकम से और अदर फाइनेंशियल रेशियोज से। 2 मिनट में। अच्छा जी, अभी ये देखें एक आपको और चार्ट इसमें है, मैं आपको इसमें इसको मजीद आपको डिफाइन कर देता हूँ। रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट सेंटर इन ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसके 4 डिवीजन है, डिवीजन A B C D, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है। इन्वेस्टमेंट सेंटर में फिर ये है कि आपने ये देखा कि हर डिवीजन से आप, ये कंपनी ने 4 डिवीजन बना दिए, 4 जगह इन्वेस्ट किए, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं, ये कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। अब हमने डिवीजन बी का सपोज देखना है प्रॉफिटेबिलिटी से, तो हम देखेंगे कि डिवीजन बी के पास, उस सेगमेंट के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट A B C 3 प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर हम उसमें से एक प्रोडक्ट उठाएंगे, वो देखेंगे कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो ये सारा जो है ये एक दूसरे के साथ मर्ज है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, हर सेंटर दूसरे सेंटर का सपोर्टिंग रोल होता है। अब यहाँ देखें टाइप ऑफ सेंटर्स और मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। कॉस्ट सेंटर में मैनेजर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए, रेवेन्यूज के लिए नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। रेवेन्यू सेंटर वाला जो है वो रेवेन्यूज के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, कॉस्ट के लिए नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं है। प्रॉफिट सेंटर वाला जो है वो हेड रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए भी, रेवेन्यूज जनरेशन के लिए भी और प्रॉफिट एंड लॉस को एड्रेस करने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट सेंटर वाला चारों को देख रहा होगा, जो कि कॉस्ट की भी देख रहा होगा, अपने रेवेन्यूज की जनरेशन भी देख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी एड्रेस कर रहा होगा और इन्वेस्टमेंट को भी कर रहा होगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का इन रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग।
दिस वाज द होल आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कि जी आप हाउ यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू आर असाइंड। तो ये भी अकाउंटिंग का पार्ट होता है कि आप अपने जो आपको चीज़ें डेलीगेट की जाती हैं या आपके डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। अकाउंटेबिलिटी ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी होती है कि आपने जो काम करना है, यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटीज विच आर डेलीगेटेड टू यू and tasks which are defined to you. Thank you very much.